हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर ओबीसी स्टूडेंट्स हैं और क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यशस्वी स्कॉलरशिप योजना लाई गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और इसकी हमने वादा किया था कि हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे ताकि आपका जो 25 सितंबर को क्लास एग्ज़ाम होने वाला है इस स्कॉलरशिप का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको और आपको ये स्कॉलरशिप मिल सके। तो इसी वादे को पूरा करते हुए आज मैं यशस्वी स्कॉलरशिप के साइंस की क्लासेस में लेकर आया हूं, जिसका आज पहला लेक्चर है, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस स्कॉलरशिप में जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर सेशन इसका ज़रूर देखना बच्चों। इस स्कॉलरशिप से जुड़े अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आते हैं इस टेस्ट क्लास के पहले लेक्चर के पहले क्वेश्चन पे, है ना। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू, पहली बात ऑप्शन में क्या दिया गया है? केरोसिन, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोल। तो ये सभी फ्यूल है, ईंधन, और फ्यूल को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी फ्यूल के 1 kg फ्यूल से जलाने से जितना किलो जूल हीट प्रोड्यूस होता है वो उस सब्सटेंस का, उस फ्यूल का क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब मैं लकड़ी ले लूँ, 1 किलो लकड़ी को जलाऊँ और 1 किलो कोयला को जलाऊं, दोनों अपना अपना जलने से हीट प्रोड्यूस होगा। अब दोनों की हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बराबर तो होगी नहीं, कोयला में ज़्यादा, लकड़ी में मान लो कम। तो इसका मतलब वही हीट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू हो सकता है ज़्यादा है, लकड़ी की कम है ना। तो अब हम टेबल एक देख लेते हैं। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप टेबल देख रहे हो जहाँ अलग अलग क्या जो भी फ्यूल हैं उनके कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखिए। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जलाने पर, यानी 1 kg पेट्रोल, 1 kg डीजल, 1 kg कोयला, 1 kg लकड़ी, कुछ भी 1 kg होना चाहिए। तो उसके जलने पर जितना हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट को किस में मेजर कर रहे हैं बच्चों? किलो जूल में, वो होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब यहाँ आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है केरोसिन। केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 45,000, 45,000। फिर दूसरा है बायोगैस। बायोगैस का कितना होता है? 35 से 40,000। एलपीजी, नेक्स्ट ऑप्शन, एलपीजी का कितना होता है? 55,000। और पेट्रोल डी, तो पेट्रोल का होता है 45,000। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है इन चारों ऑप्शन में? तो साफ साफ नज़र आ रहा है एलपीजी का 55,000। तो यहाँ मैं क्या टिक करूँगा? एलपीजी टिक करूँगा। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? एलपीजी। और जाते जाते आपको मैंने ये टेबल बता दिया कि ये टेबल याद करके जाना बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कैलोरीफिक वैल्यू पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे पास पौधा आया, कटा हुआ पौधा है ना, उसमें ग्रेन्स लगे रहते हैं बहुत सारे। उन ग्रेन्स को उस प्लांट के शाफ से अलग करना होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर मैं आपको फिगर से दिखाऊं तो ये रहा फिगर। तो आपको ये जो डंठल नज़र आ रही है जिसपे बहुत सारे अनाज के दाने लगे हैं, ग्रेन्स लगे हैं, तो इसको पूरे को मिलाकर हम क्या कहते हैं? शाफ कहते हैं। लेकिन शाफ में से अलग करना होगा हमको ग्रेन, क्योंकि हम ग्रेन खाते हैं, हम पूरा शाफ नहीं खाते। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज नोन एज सिविंग, नो। हैंड पिकिंग, नो। विनोइंग, नो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, थ्रेशिंग। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, शेफ से ग्रेन को अलग करना, ये प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाता है। और थ्रेशिंग के लिए मशीन जो यूज़ होती है वो है थ्रेशर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? ध्यान से पढ़िए तो। द 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन लाइकेंस आर। तो लाइकेंस में 2 ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और जिंदा रहते हैं, है ना। तो वो लाइकेन में वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मालिक ने एक ही घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों को पाला है पेट के फॉर्म में। तो कुत्ता बिल्ली को मदद कर रहा है, बिल्ली कुत्ता को मदद कर रही है, दोनों मिलकर रह रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो वो 2 लाइकेंस में वो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? क्या बता सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर है एल्गी और फंजाई, है ना। ध्यान से बच्चों, एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एल्गी कहता है कि फंजाई मैं तुम्हें खाना दूंगा, फंजाई कहता है कि मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा और पानी दूंगा। तो दोनों में वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कह रहे हैं? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। और इनके सिम्बियोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। क्लियर? तो एल्गी और फंजाई। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे चला जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following groups contain all synthetic substance? तो इन 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कहाँ सारे के सारे सिंथेटिक सब्सटेंस है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। अगर हम बात करें पहला ए ऑप्शन में, नायलॉन सिंथेटिक है, टेरेलिन सिंथेटिक है, लेकिन आपका वूल तो नेचुरल है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी, कॉटन, ये भी नेचुरल है, तो ये भी नहीं हो सकता बी। सी, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, सभी आपके सिंथेटिक हैं, क्योंकि सभी क्या है? प्लास्टिक, और प्लास्टिक क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर जैसा होता है। फिर अगर डी में बात करें तो सिल्क, वुल, ये दोनों नेचुरल है, तो डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। बात तो समझ में आई? तो सी में जितने भी हैं बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी प्लास्टिक हैं, और प्लास्टिक नेचुरल नहीं होता, प्लास्टिक एक सिंथेटिक सब्सटेंस है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्या हमने पढ़ा? मेटल्स आर जनरली हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, और वो इतना सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से यानी चाकू से भी कट कर सकते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, आराम से केक की तरह कट हो जाएंगे। तो वो आपको मेटल बताना है। आयरन, गोल्ड, सोडियम, मैग्नीशियम। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये 2 मेटल्स तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। लोहा कभी चाकू से कटेगा? नहीं, केक थोड़ी है। गोल्ड, ये भी नहीं। तो फिर बचा सोडियम, मैग्नीशियम। अब इसमें से किसको काट सकते हो? तो इसका आंसर है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, जिन्हें आप नाइफ यानी चाकू से भी कट कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ये देखिए, सही आंसर है बी। आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये है नाइफ और ये है सोडियम मेटल, है ना। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो सोडियम को आराम से चाकू से कट किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर द नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज। आपने नेप्थलीन बॉल देखा है? घरों में नहीं देखा है? देखा होगा।
अगर ठंडी के कपड़े जो हम लोग गर्मी के सीज़न में क्या करते हैं, जब ठंडी चली जाती है तो हम सूटकेस में रख कर उसमें फिनाइल की गोली डाल कर रख देते हैं ताकि कीड़े ना लगे। उसी तरह बाथरूम में आपने देखा होगा फिनाइल की गोलियां डाल दी जाती हैं। तो जो फिनाइल की गोलियां हैं असल में वो नैप्थलीन बॉल्स हैं, असल में वो नैप्थलीन बॉल्स हैं। क्लियर? तो नैप्थलीन बॉल का यूज़ जो कि नैप्थलीन बॉल बनाया जाता है कोल तार से, लेकिन इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या ये मॉस्किटो रेपेलेंट है यानी मच्छरों को भगाने के लिए? क्या ये मॉथ रेपेलेंट है? क्या ये हनी बी रेपेलेंट है? क्या ये स्नेक रेपेलेंट है? किसको दूर भगाने के लिए नैप्थलीन बॉल यूज़ किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ना तो मॉस्किटो, ना तो हनी बी, ना तो स्नेक। ठीक है, आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का नैप्थलीन बॉल्स। मॉथ और इंसेक्ट याद रखना, मॉथ और इंसेक्ट यानी कीड़ों को दूर रखने के लिए हम नैप्थलीन बॉल यूज़ करते हैं और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? कोल तार से। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which one of the following changes may occur due to desertification? तो डेजर्टिफिकेशन के कारण आपको इनमें से कौन सा चेंज नज़र आएगा? बताओ, डेजर्टिफिकेशन कब आता है? अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें यानी पेड़ काटें, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है? जो सॉइल की अपर लेयर है, सॉइल की जो अपर लेयर है वो हवा और पानी से जो उसका ह्यूमस है वो हट जाता है। वॉज कैरिड, ह्यूमस इज कैरिड अवे बाय एयर एंड वाटर। तो सॉइल की अपर फर्टाइल लेयर जिसे ह्यूमस कहते हैं उसको एक जगह रोकने का काम पेड़ करते हैं, क्योंकि जो पेड़ की जड़ है उसे पकड़ के रखती है। लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो सॉइल की अपर फर्टाइल लेयर ह्यूमस वो हवा और पानी से क्या हो जाएगी? वो हट जाएगी। और जब सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर देगा, सॉइल अब फर्टाइल क्रॉप के लिए है ही नहीं, तो उसमें क्रॉप ग्रो होगा नहीं। तो धीरे धीरे वो सॉइल बंजर हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डेजर्टिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो इसका मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का लूज हो जाना है ना, फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, यही है डेजर्टिफिकेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? हमारा डी ऑप्शन सही है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। क्योंकि हमने क्या किया? हमने पेड़ काटे, पेड़ काटने की वजह से सॉइल का जो अपर लेयर है ह्यूमस वो रिमूव हो गया, तो सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म हो गया और सॉइल एक बंजर, एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। किन एनिमल्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं? एंडेमिक स्पीशीज, इंडेंजर्ड प्लांट्स, एक्सटिंक्ट स्पीशीज या इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो पहली बात, एंडेमिक का मतलब समझो। एंडेमिक का मतलब वो जानवर या वो प्लांट जो पूरे वर्ल्ड में किसी खास प्लेस पे ही पाए जाते हैं और कहीं और नहीं पाए जाते, वो हैं आपके क्या? एंडेमिक स्पीशीज। एक्सटिंक्ट मतलब जो जानवर पहले पाए जाते थे धरती पर, आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया, गायब हो गए, वो हो गए एक्सटिंक्ट। और इंडेंजर्ड मतलब वो एनिमल्स या प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि उनका नंबर बहुत कम है। तो ऐसे ही इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का जो डाटा है वो किस बुक में रिकॉर्ड रहता है? रेड डाटा बुक में।
तो इसका मतलब रेड डाटा बुक कवर्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब ये थर्ड और फोर्थ कहाँ दिया है? सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। जैसे आप ये देख रहे हो इंडियन बाइसन है ना, गौर जिसे कहते हैं, ये आपका वाइल्ड बुफेलो है। अगर बाहुबली आपने मूवी देखी होगी तो बाहुबली में भल्लाल देव की लड़ाई जिस सांड के साथ हो रही थी वो यही भारत का जंगली भैंसा है, और ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है। कमाल की बात है ना। याद करो, अगर मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो बाहुबली। बाहुबली मूवी ऐसी थी जिसको सबको देखना ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ने को भी मिलता है। भल्लाल देव ने लड़ाई की जंगली भैंसे से। वो जंगली भैंसा भारत का इंडेंजर्ड एनिमल है जो कर्नाटका के जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसे ही इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का जो डाटा है वो आपको रेड डाटा बुक में मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन क्या गया? थर्ड और फोर्थ। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं कि जीन्स कहते हैं कि क्रोमोसोम कहते हैं कि राइबोसोम कहते हैं? बताओ। एक चीज़ तो कंफर्म है कि राइबोसोम तो नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। तो राइबोसोम तो होगा नहीं। फिर क्या हो सकता है? जीन्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम। जी हाँ, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे डीएनए है वो डीएनए के थ्रेड क्वाइल होकर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यही है क्रोमोसोम। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या गया इस क्वेश्चन का? क्रोमोसोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। गिवन बिलो आर इवेंट्स दैट लीड टू द प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो इवेंट है वो 4 इवेंट यहाँ मेंशन है। अब इन इवेंट को आपको करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में क्या करना है? लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन विच दे अकर। मतलब पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो अब आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। तो पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मैच्योरेशन ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग और एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिकेंड यूटेराइन वॉल। तो पहली चीज़, एम्ब्रियो कब बनेगा? एम्ब्रियो तब बनेगा जब स्पर्म का एग के साथ क्या होगा? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कह लो, है ना। तो एम्बेडिंग के पहले ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन का होना, और फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन तब होगा जब एग रिलीज होगा। तो एग कहाँ बनता है? फीमेल के बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, यहाँ से रिलीज होता है। तो यहाँ रिलीज कब होगा? तो ओवरी में पहले एग मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ये रिलीज होता है तो एग आ जाता है यहाँ, ठीक है, और इधर से पहुँचता है स्पर्म। तो पहले मैच्योरेशन हुआ, फिर रिलीज हुआ, फिर स्पर्म और एग का इस प्लेस पर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का फिर इम्प्लांटेशन यहाँ आपको एम्बेडेड यहाँ होगा, यानी मतलब एम्ब्रियो की एम्बेडिंग यहाँ यूटेरस में होगी। तो फिर इवेंट सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो ये हमारा डी ऑप्शन है ना, तो ये डी होगा। ओवरी में एग मैच्योर हुआ, वो मैच्योर होने के बाद ओवरी ने उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद जब एग यहाँ पहुँचा
तो उसका स्पर्म जो कि इधर से आ रहा है उसके साथ फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न के बाद एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो आकर यहाँ यूटेरस पे जाकर बैठ गया, यानी इम्प्लांटेशन यानी एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। समझ में आया? तो बुक एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम है वो डायग्राम ज़रूर देख के जाना बच्चों, डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग ड्राई वेदर while combing hair sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this is, अब बताओ, ड्यूरिंग ड्राई वेदर जब हम अपने बाल को कॉम्ब करते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा जो बाल है वो दूर जा रहा है ना? क्यों? क्या होता है इसके पीछे कारण? क्या होता है इसके कारण? अरे बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, क्योंकि चार्ज आ जाता है किस पे? हेयर पे और कॉम्ब पे, और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारा हेयर है वो फ्लाई होता है, मतलब हेयर फ्लाइंग अपीयर होता है। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? अच्छा है, साउंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको बताना ज़रूरी था। तो न्यूमेरिकल पूछा है फॉर्मूले पे t इक्वल टू 1/n, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आपका जो n है वो हर्ट्स में होना चाहिए, तो कितना दिया है? 50 हर्ट्स, और 1/50 हर्ट्स को मैं 1/सेकेंड लिख सकता हूँ, तो ये 1/50 मतलब पॉइंट लगाऊंगा यहाँ 0, फिर 0 लगाऊंगा तो यहाँ 0, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 0.02 सेकेंड। तो 0.02 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा पहला ऑप्शन सही है। हर्ट्स इक्वल टू सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स का मतलब है 1/सेकेंड, तो हर्ट्स की जगह 1/सेकेंड करूंगा तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और 1/50 की वैल्यू क्या होती है? 0.02, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि किसी वेव ने 1 सेकंड में 1 चक्कर, 1 साइकिल, 1 वाइब्रेशन कवर किया, कंप्लीट किया। तो अगर 1 सेकंड में कोई वेव 1 साइकिल कंप्लीट करती है या 1 वाइब्रेशन पूरा करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज कहते हैं। तो 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और अगर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का देखें तो 60 साइकिल या 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो सेकंड में देखें तो 1 सेकंड में 1 साइकिल, तो मिनट में देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हर सेकंड में 1 साइकिल कवर कर रही है वेव, तो 60 सेकंड में 60 साइकिल, तो 60 वाइब्रेशन पर मिनट करने वाले वेव को हम 1 हर्ट्ज कह सकते हैं। या तो 1 साइकिल 1 वाइब्रेशन पर सेकंड बोलो, या 60 वाइब्रेशन पर मिनट बोलो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इज। तो आगरा के शहर में जो ताजमहल है वो पॉल्यूट हो रहा है, उसको खतरा है। उसका जो मार्बल है, क्योंकि ताजमहल बच्चों मार्बल से बना है, और मार्बल का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन अभी आप ताजमहल जाओगे तो हल्का सा पीला नज़र आएगा, येलोइश
क्यों? क्योंकि जो मार्बल का कलर है वो डल हो गया है, सफ़ेद से पीलापन आ गया है ना। तो ऐसा क्यों? ऐसा कोई रीज़न होगा ना। तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि जो आगरा है उसके पास मथुरा भी है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है ना। तो ऑयल रिफाइनरी से जो धुआं निकलता है उस धुएं के कारण एसिड रेन होता है, जो कि मार्बल पे गिरने पर मार्बल ख़राब होता है, यानी कि कुल मिला के आपकी एयर की प्रॉब्लम है ना। तो ये आपका एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर। अब अभी आपने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, एसिड रेन, और एसिड रेन ताजमहल के मार्बल यानी संगमरमर को करोड़ कर रहा है, उसके रंग को, कलर को ये वाइट से येलोइश कर रहा है, पीलापन। तो मार्बल ख़राब होना, इसी को हम कह रहे हैं मार्बल कैंसर। एयर पॉल्यूशन के कारण ताजमहल का जो मार्बल है वो ख़राब हो रहा है, और इसी को हमने एक दूसरा टर्म दिया जिसको कहते हैं मार्बल कैंसर। ठीक है, और ये हो रहा है किसके कारण बता सकते हैं? एसिड रेन के कारण। ठीक है, तो आपका मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? एसिड रेन के कारण होता है। क्लियर? तो बच्चों ये था आपका यशस्वी स्कॉलरशिप से जुड़े जो साइंस की क्लासेस हैं उसका पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया। ठीक है, और ऐसे एमसीक्यू मैं और लेकर आऊँगा ताकि आपकी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो परफेक्ट हो सके। तो इसके लिए बने रहिए ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट सेशन।